पोस्ट एक ऐसी बुक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक शील्ड भी है जिन्हें सदियों से पीछे धकेला गया है। हाँ, ये बुक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना कूल है ना। बिल्कुल। और आज हम इसी पावरफुल बुक के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पन्नों में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। एग्जैक्टली हम देखेंगे कि हमारे संविधान ने शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या-क्या सेफ्टी नेट्स बनाए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा काम कर दो हाँ, अगर ऐसी डीप डिस्कशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और इस डिस्कशन को एक लाइक तो बनता है। चलो शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली। आज की हमारी चर्चा एक लर्निंग मैप की तरह होगी। हम 2024 से लेकर 2013 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक-एक करके देखेंगे। राइट तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 6 शेड्यूल एरियाज पर, फिर शेड्यूल्ड एरियाज, ओबीसी आइडेंटिफिकेशन और गवर्नर का रोल और भी बहुत कुछ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन होने वाला है। तो तैयार हो जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2024 से है। Constitutional Safeguards for Backward Classes 10M 2024. Broad micro theme. Constitutional mechanisms for the protection and upliftment of scheduled castes, SCs, scheduled tribes, STs, and other backward classes, OBCs. हेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत स्पेशल प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजंस एससीज, एसटीज और ओबीसीज को हिस्टोरिकल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज तक हर जगह हैं। एग्जैक्टली ये पूरे सिस्टम में फैले हुए हैं। इसको आसान बनाने के लिए कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकती हैं? फॉर श्योर। इमेजिन करो एक स्कूल एडमिशन प्रोसेस। वहां कुछ सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं जिनके परिवार में पीढ़ियों से कोई स्कूल नहीं जा पाया। ये रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अच्छा, तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। गॉट इट। चलो अब इस आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन से कैसे शुरू करना चाहिए? एक पावरफुल इंट्रोडक्शन से एक्सप्लेन करो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सेफगार्ड्स क्यों प्रोवाइड करता है। मतलब टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। और ये भी मेंशन करना चाहिए कि ये प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस दोनों में हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रोच डबल लेयर्ड है। फंडामेंटल राइट्स लीगल शील्ड है और डीपीएसपीस गवर्नमेंट के लिए एक गाइड की तरह हैं। परफेक्ट, यही पॉइंट है। ये कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। चलो अब बॉडी पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट चंक है फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन। इसमें आपको आर्टिकल्स 14 से 18 यानी राइट टू इक्वालिटी का जिक्र करना है। ये फाउंडेशन है जो किसी भी तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करना आंसर को लॉजिकल बनाता है। हाँ, इससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लो बनता है। आप पहले गारंटीड नॉन नेगोशिएबल राइट्स की बात करते हो और फिर स्टेट की ड्यूटीज और पॉलिसीज पर आते हो। राइट। और आर्टिकल 16 का क्या स्पेसिफिक रोल है? आर्टिकल 16 सुपर इंपॉर्टेंट है। ये रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को अलाउ करता है। ये अफर्मेटिव एक्शन का बेस है, इसे याद रखना। फिर आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। राइट। और उसे प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। करेक्ट। और फाइनली आर्टिकल्स 23-24 को भी मेंशन करना चाहिए जो फोर्स्ड लेबर से प्रोटेक्शन देते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को स्ट्रक्चर कैसे करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिले? बुलेट पॉइंट्स यूज करो। हर आर्टिकल को एक क्रिस्प लाइन में एक्सप्लेन करो। इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। एग्जामिनर को खुश करना है ना। डेफिनेटली। अच्छा, बॉडी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन पॉलिसी प्रमोशन। इसमें आर्टिकल 46 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करें। पर एक क्रिटिकल सवाल, क्या ये सेफगार्ड्स हमेशा इफेक्टिव होते हैं? नहीं, और यही क्रिटिकल एंगल है जो आंसर में डालना है। मेंशन करो कि एक्सक्लूजन, रीजनल डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जैसे चैलेंजेस हैं जो बेनिफिट्स को मोस्ट मार्जिनलाइज तक पहुंचने से रोकते हैं। और कंक्लूजन को इम्पैक्टफुल कैसे बनाए? एक पावरफुल कंक्लूजन के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोड यूज कर सकते हो कि किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपने सबसे वल्नरेबल मेंबर्स को कैसे ट्रीट करती है। और फिर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करने की बात करो। चलो इसको लॉक इन करते हैं। सबके लिए एक प्रैक्टिस क्यू। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and Article 46 promotes the educational and economic interests of weaker sections. इसकी प्रैक्टिस कीजिए। So in short, the Constitution provides a multi-layered protective shield for backward classes through a combination of legally enforceable rights and state policy directives. फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2024 से है। Status of 6th Schedule Areas, 10M 2024. Broad micro theme, Constitutional Framework for Administration and Self-Governance in Tribal Areas of Northeast India. हेडिंग द सिक्स्थ शेड्यूल अ शील्ड ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो सिक्स्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही स्पेशल और फ्रैंकली ब्रिलियंट पार्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्पेसिफिक स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTRM एक्रोनिम से याद रखना आसान है। बिल्कुल। इसका मेन गोल ट्राइबल कम्युनिटीज को सेल्फ गवर्नेंस देना है। इसको विजुअलाइज करने के लिए कोई रियल वर्ल्ड पैरेलल?
इमेजिन करो एक कम्युनिटी जिसके पास अपनी लोकल पार्लियामेंट हो, एक मिनी गवर्नमेंट जो अपने लैंड, फॉरेस्ट्स और सोशल कस्टम्स पर खुद लॉज बना सके। दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या ADCs जो 6th शेड्यूल के अंडर बनती हैं, एग्जैक्टली यही करती हैं। वाओ, दैट्स ऑटोनॉमी इन एक्शन। कूल। आंसर के लिए इसका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट बाय क्लियरली डिफाइनिंग द 6th शेड्यूल। मेंशन करो कि ये आर्टिकल्स 244(2) और 275(1) के अंडर आता है, और उन 4 स्टेट्स AMTM को लिस्ट करो कि ये है कि इसके कोर पर्पस पर जोर दो, कल्चर को प्रोटेक्ट करना और इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस इनेबल करना। और ये स्पेसिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है कि ADCs के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स तीनों हैं? ग्रेट क्वेश्चन। उन्हें स्पेसिफाई करने से उनकी ऑटोनॉमी की डेप्थ पता चलती है। ये सिर्फ कुछ रूल्स बनाना नहीं है, ये गवर्नेंस का पूरा साइकिल कंट्रोल करना है, लॉज बनाने से उन्हें इम्प्लीमेंट करने तक और जस्टिस डिलीवर करने तक। राइट। इट हाईलाइट्स दैट दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ गवर्नेंस। ओके, तो बॉडी में ADCs किस तरह के लॉज बना सकते हैं? वो लैंड मैनेजमेंट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज, लोकल गवर्नेंस, मैरिज और इनहेरिटेंस जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकते हैं। ये एक बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिखाता है। और इसका एंथ्रोपोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल से ज्यादा क्यों है? यही तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये शेड्यूल इन डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर्स को मेन स्ट्रीम स्टेट कंट्रोल से इंसुलेट करने का एक मैकेनिज्म है। ये इंडिजिनस गवर्नेंस सिस्टम्स को रिस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय में खासी ट्राइब के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को लोकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए एम्पावर किया गया है। ये काफी पावरफुल पॉइंट है। अब कंक्लूजन को सिर्फ एक समरी ना बनाकर फॉरवर्ड लुकिंग कैसे बनाएं? इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग व्हाट यू हैव सेड, आप इन ऑटोनॉमस बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के तरीके सजेस्ट कर सकते हो, जैसे बेटर फंडिंग इंश्योर करना या उनके लोकल लॉज को मॉडर्न डेवलपमेंटल गोल्स के साथ अलाइन करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। इससे आपका आंसर सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाता है। क्या इस क्वेश्चन में डायग्राम यूज करना एक अच्छा आइडिया होगा? एक्सीलेंट आइडिया। एक सिंपल फ्लो चार्ट जो ADCs के पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल दिखाए, वो बहुत इफेक्टिव होगा। आंसर विजुअली अपीलिंग बन जाता है। चलो उसको मेमोरी में डालते हैं। एक सेकंड पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। The 6th schedule establishes autonomous district councils in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram for tribal self-governance. Practice? So in short, the 6th schedule is a unique constitutional instrument that grants significant, almost state-like autonomy to tribal areas in the Northeast to preserve their culture and identity. Moving on to a question from 2023. Scheduled areas. 10M 2023. Broad micro-theme. Constitutional governance and protective framework for tribal areas in mainland India under the 5th schedule. Heading: The 5th schedule protecting the Adivasis of mainland India. अब ये 6th शेड्यूल से अलग है। 5th शेड्यूल जो आर्टिकल 244(1) के अंडर आता है, मेनलैंड इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। इसका फ्रेमवर्क प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस्ड है, और इसमें स्टेट के गवर्नर के पास बहुत सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं। और इन एरियाज में जो चैलेंजेस है उनका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है उड़ीसा में न्यामगिरी हिल्स में प्रपोज बॉक्साइट माइनिंग के वजह से डोंगरिया कौंथ ट्राइब्स का डिस्प्लेसमेंट। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्राइबल राइट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। राइट, ये लॉ के प्रॉमिस और ऑन ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप दिखाता है। तो आंसर के लिए इसका इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करें? डिफाइन करो कि 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज क्या हैं। मेंशन करो कि इन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, यूजुअली गवर्नर की रिकमेंडेशंस पर, और इनकी पहचान हाई ट्राइबल पॉपुलेशन, अंडर डेवलपमेंट और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से होती है। और इसके गवर्नेंस फ्रेमवर्क का कोर क्या है जो डिस्कस करना जरूरी है? 2 चीजें। पहला, गवर्नर की स्पेशल पावर्स। गवर्नर पीस और गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो ट्राइबल से नॉन ट्राइबल्स को लैंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पैसा एक्ट ऑफ 1996 को डिस्कस करना होगा। तो पैसा एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को कैसे स्ट्रेंथन करता है? पैसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट काफी रेवोल्यूशनरी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सेल्फ गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल तक ले जाना है बाय एम्पावरिंग द ग्राम सभा। ग्राम सभा को लोकल रिसोर्सेज मैनेज करने, डेवलपमेंट प्लान्स अप्रूव करने और अपने कस्टम्स को प्रिजर्व करने का अधिकार मिलता है। और इस 5th शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक, पर्सिस्टेंट लैंड एलियनेशन, जहां ट्राइबल लैंड माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में चली जाती है। और दूसरा, पैसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे प्रोटेक्टिव लॉज का पुअर एनफोर्समेंट। डोंगरिया कोंड का एग्जाम्पल यहां बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा, तो फ्रेमवर्क और उसके फेलियर्स दोनों को इफेक्टिवली हाईलाइट करने के लिए आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? एक अच्छा तरीका है बॉडी में 2 सब हेडिंग्स यूज करना। पहला, गवर्नेंस एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क, जिसमें प्रोविजंस एक्सप्लेन करो। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, जिसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज करके क्रिटिकल एनालिसिस दो। ये बैलेंस्ड स्ट्रक्चर हाई स्कोरिंग आंसर के लिए की है। और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन में एक्नॉलेज करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रोबस्ट है, लेकिन PSA एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने की और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल्स अडॉप्ट करने की जरूरत है। इट्स अ कॉल फॉर जस्टिस। ठीक है, टाइम फॉर अ क्विक रिहर्सल। पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए।
The fifth schedule empowers the governor to protect tribal land, while the PSA Act empowers the Gram Sabha for self-governance. Rehearse this. In short, the fifth schedule provides a strong protective framework for mainland tribes, but its success is critically dependent on effective and sincere implementation on the ground. Next up, एक बड़ा 15 माह का 2023 से. How are other backward classes identified? Enumerating the important features, elucidate the recent changes in their social and economic life. 15M 2023. Broad micro-theme. Statutory identification, characteristics, and socio-economic transformation of other backward classes. Heading: Understanding OBCs, Identification, Features and Transformation. ये 3 पार्ट वाला क्वेश्चन है, तो हमें हर पार्ट को क्लियरली एड्रेस करना होगा. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन. सेकंड, फीचर्स. एंड थर्ड, रीसेंट चेंजेस. Right. तो OBCs हैं कौन? OBCs socially और educationally disadvantaged communities हैं, जो SC/STs और जनरल पॉपुलेशन के बीच में आते हैं. उनका वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के अंडर मैंडेटेड है. इसका कोई रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट? बिल्कुल. 1990s में हुए मंडल कमीशन प्रोटेस्ट के बारे में सोचो. वो पूरी मैसिव नेशनल डिबेट इसी प्रोसेस के बारे में थी. OBCs को आइडेंटिफाई करना और उनके लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना. उसने OBC कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ला दिया था. ओके, तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं. आइडेंटिफिकेशन. क्या की पॉइंट्स कवर करने हैं? फर्स्ट, आपको आइडेंटिफिकेशन का बेसिस मेंशन करना है. कमीशंस जैसे कलेलकर कमीशन और सबसे इंपॉर्टेंट मंडल कमीशन. मंडल कमीशन क्रूशल था. उसने 11 इंडिकेटर्स यूज किए अक्रॉस सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई OBCs. क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड करने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक इक्विटी में है. सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस 1992 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ताकि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स OBC कम्युनिटीज के सबसे डिप्राइव्ड मेंबर्स तक पहुंचे, ना कि उन तक जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली और सोशली एडवांस्ड हो चुके हैं. गॉट इट. अब OBCs के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? 3 की फीचर्स याद रखने हैं. फर्स्ट, वो एक हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप है. मतलब अलग अलग OBC कम्युनिटीज में डेप्रिवेशन के लेवल्स बहुत अलग हैं. सेकंड, कई लोग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से जुड़े हैं, जैसे फार्मिंग, वीविंग या पॉटरी. और थर्ड, वो प्रीडोमिनेंटली रूरल है. अच्छा, और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के हर पॉइंट को डिस्टिंक्ट और इम्पैक्टफुल कैसे बनाएं? सबसे अच्छा तरीका है हर पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देना. जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टीज का जिक्र करने से पॉइंट रियल लगता है. एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए IITs और IIMs जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन मेंशन करना पॉलिसी का स्केल दिखाता है. तो वो रीसेंट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या हैं जिन्हें डिस्कस करना है? इसको क्लियर पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए. 1. Educational advancement, thanks to reservations since 2006. 2. Economic empowerment, 27% reservation in government jobs के through. 3. Increased political participation. और 4. Social mobility, urbanization से intercaste interactions बढ़े हैं. ऐसे आंसर को कंक्लूड कैसे करना चाहिए? एक बैलेंस कंक्लूजन किए. समराइज करो कि जबकि रिजर्वेशंस ने OBCs को एम्पावर किया है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे OBC कैटेगरी के अंदर इनइक्वालिटीज और सोशल स्टिग्मा का परसिस्टेंस, स्पेशली इन रूरल एरियाज. लेट्स प्रैक्टिस दिस वन. पॉज करके बोलने की कोशिश कीजिए. द मंडल कमीशन यूज्ड 11 indicators to identify OBCs and the Indira Sahani case introduced the creamy layer concept. Practice this. In short, the identification of OBCs is a complex, data-driven process, and while reservations have spurred significant progress, the challenge of heterogeneity and internal inequality remains. Next, 2022 से a question focusing on the governor's role. Discuss the role of the governor in the 5th schedule areas, 10M 2022 broad micro-theme. Constitutional governance and protective functions of the governor in the 5th schedule areas. Heading: The governor as the guardian of 5th schedule areas. हमने इस पर पहले बात की है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बहुत फोकस्ड आंसर मांगता है. 5th शेड्यूल एरियाज में गवर्नर सिर्फ एक नॉमिनल सेरेमोनियल हेड नहीं है. वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है. उनकी इस पावर इन एक्शन का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकती हैं? डेफिनेटली. ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में जब बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, गवर्नर्स ने पास्ट में ट्राइबल लैंड एलिनेशन को रोकने के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाए हैं. ये उनकी 5th शेड्यूल के अंडर पावर का डायरेक्ट यूज है. तो इसके आंसर की बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? मैं 2 क्लियर पार्ट सजेस्ट करूंगी. पहला, लेजिस्लेटिव एंड प्रोटेक्टिव पावर्स. यहां आप गवर्नर की अथॉरिटी टू मॉडिफाई स्टेट और सेंट्रल लॉज का जिक्र करो, और क्रूशली उनकी पावर टू मेक रेगुलेशंस अगेंस्ट लैंड ट्रांसफर एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स. और सेकंड पार्ट होना चाहिए एडवाइजरी एंड ओवरसाइट फंक्शंस. इसमें गवर्नर की ड्यूटी टू एस्टैब्लिश अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल TAC, प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना और ट्राइबल सब प्लान जैसी वेलफेयर स्कीम्स को ओवरसी करना, ये सब आएगा. अच्छा, ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होता है और ये इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? एक TAC में ज्यादातर मेंबर्स शेड्यूल्ड ट्राइब से होते हैं. इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी की अपनी आवाज के लिए एक फॉर्मल चैनल है, ताकि वो गवर्नर को अपने वेलफेयर और डेवलपमेंट पर एडवाइस कर सकें.
ये उनके पार्टिसिपेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। और गवर्नर का रोल स्टेट गवर्नमेंट की पावर पर एक चेक की तरह कैसे काम करता है? ये क्रूशल फंक्शन है। गवर्नर डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया कोई लॉ शेड्यूल्ड एरिया पर लागू ना हो या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू हो। ये पावर एक वाइटल चेक की तरह काम करती है। क्या ये रोल प्रैक्टिस में हमेशा इफेक्टिव होता है? यही क्रिटिकल पॉइंट है जो कंक्लूजन में रेस करना चाहिए। जबकि पावर्स ऑन पेपर एक्सटेंसिव हैं, उनकी इफेक्टिवनेस पूरी तरह से गवर्नर द्वारा उनके प्रोएक्टिव और सेंसिटिव यूज पर डिपेंड करती है। कंक्लूजन में मेंशन करना चाहिए कि गवर्नर्स ऑफिस की ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करना और टीएससीज को एम्पावर करना जरूरी है। ग्रेट। प्रैक्टिस क्यू टाइम। पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। द गवर्नर इन 5th schedule areas has legislative power to modify laws and oversight functions through the Tribes Advisory Council. In short, the governor acts as the constitutional guardian for scheduled tribes in 5th schedule areas, wielding significant protective, administrative and oversight powers. आगे बढ़ते हैं एक comprehensive 15 marker पर from 2022. Discuss the issues and solutions related to the scheduled caste and the scheduled tribe populations in India. 15 marks, 2022. Broad, micro theme. Socio-economic, political and cultural challenges faced by SCs and STs and necessary remedial measures. Heading SCs and STs. Overcoming challenges with concrete solutions. ये एक क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन है। 2011 सेंसस के अनुसार एससीज पॉपुलेशन का 16.6% और एसटीज 8.6% है। इतना सिग्निफिकेंट पार्ट होने के बावजूद वो सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं। चलो एक हार्ड हिटिंग एग्जांपल से कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। एसटीज के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स या माइनिंग से होने वाला लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एक रिकरिंग ट्रेजेडी है। और एससीज के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग का अस्तित्व, जबकि ये डेकेड से आउटलॉड है, एक आईना है जो उनके सामने आने वाले सोशल स्टिग्मा को दिखाता है। ओके, तो आंसर के इश्यूज पार्ट को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। इसे स्ट्रक्चर कैसे करें? सबसे अच्छा अप्रोच है क्लियर सब हेडिंग्स यूज करना। पहला, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ एससीज के लिए अनटचेबिलिटी और एसटीज के लिए ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल आइसोलेशन की बात कर सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। इसमें एससीज के लिए लैंडलेसनेस और एसटीज के लिए रिसोर्स एलियनेशन। यहाँ AR देसाई जैसे स्कॉलर्स का रेफरेंस देने से आंसर में वेट आता है। अच्छा, AR देसाई या MN श्रीनिवास जैसे स्कॉलर्स को रेफरेंस करने से आंसर कैसे इंप्रूव होता है? इससे पता चलता है कि आपको इस इशू की एक डीपर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग है। आप सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, आप उसे एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस से बैक कर रहे हो। जैसे MN श्रीनिवास ने आर्ग्यू किया कि कल्चरली इररेलेवेंट स्कूल करिकुला ट्राइबल बच्चों को एलियनेट करते हैं। राइट, तो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज के बाद आगे क्या? तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल गैप्स। लो लिटरेसी रेट्स और हाई ड्रॉप आउट रेट्स मेंशन करने चाहिए। और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA और PSA एक्ट जैसे प्रोटेक्टिव लॉज के पूरे इम्प्लीमेंटेशन को रेफर करता है। और हम जो सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? हर सॉल्यूशन को एक आइडेंटिफाई किए गए प्रॉब्लम से डायरेक्टली लिंक करके। अगर प्रॉब्लम FRA का पुअर इम्प्लीमेंटेशन है तो सॉल्यूशन है बेटर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स बनाना। अगर प्रॉब्लम लो लिटरेसी है तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS जैसे डेडिकेटेड स्कूल्स एक टारगेटेड सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशंस दिखेंगे कैसे? इश्यूज के स्ट्रक्चर को मिरर करो। लीगल इन्फोर्समेंट के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और FRA का स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्राइफेड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करना। और एजुकेशनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए EMRS और पैसा का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। और कंक्लूड करो कि रियल लास्टिंग चेंज के लिए सिर्फ लॉ से ज्यादा की जरूरत है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिटिकल विल और सोशल माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने सोशल डेमोक्रेसी के लिए कहा था। प्रैक्टिस टाइम, पॉज करके बोलिए। Key issues for SC/STs are social discrimination and economic deprivation. Solutions include stricter law enforcement and economic empowerment through programs like TriFed. प्रैक्टिस करो। In short, SC and ST communities face deep-rooted structural challenges that demand a multi-pronged solution, combining robust legal, economic, and educational interventions. अब 2021 से एक बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। Politics of Recognition and Deprivation. 10M 2021. Broad micro theme. The interplay between cultural identity, recognition, and material resource distribution, deprivation. हेडिंग, रिकग्निशन वर्सेस डेप्रिवेशन, टू साइड्स ऑफ द जस्टिस कॉइन। ये थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन का मतलब है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की यूनिक आइडेंटिटीज, कल्चर्स और हिस्ट्रीज को एक्नॉलेज करना और रेस्पेक्ट करना। ये डिग्निटी के बारे में है। और पॉलिटिक्स ऑफ डेप्रिवेशन, वो मटेरियल रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और बेसिक नेसेसिटीज की कमी को एड्रेस करने के बारे में है। ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में है। इसको बेहतर समझने के लिए कोई एनोलॉजी है? हाँ, ऐसे सोचो, एक कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजें चाहिए। अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर के लिए रिस्पेक्ट, वो है रिकग्निशन, और टेबल पर खाना और सर पर छत, वो है डेप्रिवेशन को एड्रेस करना।
सच्ची जस्टिस के लिए दोनों जरूरी हैं। राइट, एक के बिना दूसरा अधूरा है। एग्जैक्टली तो आंसर में आपको पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना है, फिर बॉडी में एक्सप्लेन करना है कि इफेक्टिव पॉलिसीज इन दोनों को इंटीग्रेट करती हैं। ऐसी कोई पॉलिसी का एग्जाम्पल जो दोनों को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करती हो? पेसा एक्ट ऑफ 1996 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये ग्राम सभास को ऑटोनॉमी देता है, जो उनके सेल्फ गवर्नेंस के राइट का रिकॉग्निशन है। साथ ही ये उन्हें लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल देता है, जो उनके मटेरियल डेप्रिवेशन को एड्रेस करने में हेल्प करता है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 के बारे में क्या? एक और एक्सीलेंट एग्जाम्पल FRA ट्राइबल कम्युनिटीज के उनके फॉरेस्ट से हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज को एक्नॉलेज करता है। ये है रिकॉग्निशन, और साथ ही ये उन्हें फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर लीगल ओनरशिप और यूसेज राइट्स देता है, जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और उनके इकोनॉमिक डिप्रिवेशन को एड्रेस करता है। क्रिटिकल डायमेंशन के लिए क्या होता है जब रिकॉग्निशन को इग्नोर करके सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है? वहां आप फिर से डोंगलियां कोंद का एग्जाम्पल ला सकते हो। जब माइनिंग जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके जमीन से उनके सेक्रेड कनेक्शन को डिसरिगार्ड करते हैं, फेलियर ऑफ रिकॉग्निशन, तो ये न सिर्फ उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उनके लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय करके उनकी मटेरियल डिप्रिवेशन को और बढ़ा देता है। ऐसे कंसेप्चुअल टॉपिक पर आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में रिआइटरेट करो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और जस्ट अप्रोच के लिए कल्चरल आइडेंटिटी को वैल्यू करना और मटेरियल इक्वालिटी एंश्योर करना दोनों जरूरी है। ये कंपीटिंग आइडियाज नहीं है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलो इसको याद करते हैं, पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन इज अबाउट कल्चरल डिग्निटी, व्हाइल द पॉलिटिक्स ऑफ डेप्रिवेशन इज अबाउट मटेरियल इक्वालिटी। Acts like PESA and FRA integrate both. In short, true justice for marginalized groups requires a dual-track approach that simultaneously addresses their need for cultural recognition and their struggle against material deprivation. Next, एक critical question 2021 से, a 15 marker. Critically evaluate the state of implementation of the constitutional safeguards for scheduled castes. 15M 2021. Broad micro theme: a critical analysis of the gap between the legal provisions and the ground reality for scheduled castes. Heading: SC safeguards, laws on paper versus the reality on the ground. यहाँ कीवर्ड है critically evaluate. इसका मतलब है आप सिर्फ सेफगार्ड्स लिस्ट नहीं कर सकते, आपको असेस करना है कि वो रियलिटी में कितना काम कर रहे हैं, गैप्स और फेलियर्स पर फोकस करके। चलो एक पावरफुल एग्जांपल से शुरू करते हैं तो हुक द रीडर। 2016 का ओना फ्लॉगिंग इंसिडेंट इन गुजरात एक चिलिंग एग्जाम्पल है। दलित आदमियों पर उनके ट्रेडिशनल काम मरे हुए पशुओं की खाल उतारने के लिए ब्रूटल और पब्लिक अटैक किया गया। ये आर्टिकल 17 के अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के डेकेड्स बाद हुआ। ये लॉ और रियलिटी के बीच के मैसिव गैप का एक अनडिनाइबल एग्जाम्पल है। तो इस क्रिटिकल इवैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें? पहले ब्रीफली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट और की सेफगार्ड्स मेंशन करो। आर्टिकल 17, reservations under आर्टिकल 15(4) and 16(4) और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज पोआ एक्ट। लेकिन बॉडी का मेन पार्ट क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, फेलियर्स पर फोकस करते हुए। फेलियर के कौन से की एरियाज हाईलाइट करने चाहिए? मैं सब हेडिंग सजेस्ट करूंगी। पहला, द परसिस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, ऊना इंसिडेंट के एग्जाम्पल के साथ। दूसरा, कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, ये पॉइंट आउट करते हुए कि मेजॉरिटी ऑफ एससीज अभी भी लैंडलेस है। तीसरा, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन का कोई शॉकिंग स्टैटिस्टिक या एग्जांपल? हाँ, एक 2014 के सर्वे में मध्य प्रदेश में 79% स्कूल्स में दलित बच्चों को मिड डे मील छूने से मना किया जाता था। ये एक पावरफुल और स्पेसिफिक एविडेंस है। उना फ्लॉगिंग जैसे स्पेसिफिक केस स्टडीज यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केस स्टडीज आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कॉन्क्रीट रियल वर्ल्ड एविडेंस देते हैं। ये आपके आर्गुमेंट को पावरफुल बनाते हैं और दिखाते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियल करंट इशू है जिसके डेविस्टेटिंग ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसे क्रिटिकल आंसर को कंक्लूड कैसे करें विदाउट साउंडिंग होपलेस? एक अच्छा कंक्लूजन ये कहेगा कि जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रोबस्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डीप रूटेड सोशल हायरार्कीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी और सोसाइटल एटीट्यूड्स में फंडामेंटल शिफ्ट की बात करके एंड कर सकते हो। टाइम टू प्रैक्टिस। पॉज करके बोलिए। Despite Article 17, untouchability persists, as seen in the Unnao flogging incident, highlighting the failure of implementing constitutional safeguards for SCs. Rehearse this. In short, the constitutional safeguards for SCs are strong on paper, but tragically weak in practice due to pervasive social prejudice and ineffective legal enforcement. A descriptive question from 2020. Describe the provisions under 6th Schedule of Indian Constitution, 15M 2020. Broad microtheme. A detailed explanation of the governance structure and powers under the 6th Schedule. Heading: A deep dive into the 6th Schedule's provisions. ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो की है डिटेल्ड और क्लियर होना। जैसा हमने डिस्कस किया, 6th Schedule AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होता है। इसका प्राइमरी गोल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स ARCs के थ्रू ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना है। प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी को क्लैरिटी के लिए कैसे स्ट्रक्चर करें। मैं 3 मेन पार्ट सजेस्ट करूंगी। पार्ट A, ऑटोनोमस गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। यहाँ ADCs का एस्टैब्लिशमेंट और उनके लॉ मेकिंग एरियाज जैसे लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज,
सोशल कस्टम्स मेंशन करो। और उनके लॉज को किस अथॉरिटी के असेंट चाहिए? गवर्नर की। ये सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस है। पार्ट बी के बारे में क्या? पार्ट बी में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स कवर होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स में उनका रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग स्कूल्स एंड मार्केट्स, जुडिशियल पावर्स में उनकी अथॉरिटी टू सेट अप विलेज काउंसिल्स एंड कोर्ट्स, और फाइनेंशियल पावर्स में उनका राइट टू लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस। इससे उनकी ऑटोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव नेचर पता चलता है। ये प्रोविजन क्यों क्रिटिकल है कि पार्लियामेंट्री या स्टेट लॉज इन एरियाज पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते। ये प्रोविजन उनकी ऑटोनॉमी का दिल है। ये इंश्योर करता है कि उनके यूनिक कस्टम्स, ट्रेडिशंस और गवर्नेंस सिस्टम्स जनरल लॉ से ओवरराइड ना हो जाएं। ये उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और सेल्फ गवर्नेंस के लिए अल्टीमेट शील्ड है। और पार्ट सी? पार्ट सी में रोल ऑफ द गवर्नर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पर फोकस होना चाहिए। गवर्नर के पास सिग्निफिकेंट ओवरसाइट पावर्स हैं, जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज डिटरमाइन करना और जरूरत पड़ने पर एडीसीज के लॉज को एन्यूअल करना। ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में स्टेट कर सकते हो कि 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए एक वाइटल और यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इसमें ऑनगोइंग रिफॉर्म्स की जरूरत है। Let's practice. Pause करके बोलिए. The 6th schedule provides comprehensive legislative, executive, judicial, and financial powers to autonomous district councils to ensure tribal self-governance. In short, the 6th schedule provides a detailed constitutional blueprint for comprehensive and deep-seated autonomy for tribal areas in the 4 specified northeastern states. Moving to 2019 now. What are the constitutional safeguards to protect the interests of Indian tribes? 15N 2019. Broad micro theme. A comprehensive overview of all constitutional protections for scheduled tribes. Heading: The Constitution's multi-layered shield for Indian tribes. ये एक बहुत broad question है जो STs के लिए सारे safeguards cover करता है। यहाँ की है आंसर को thematically structure करना, ताकि वो एक लंबी confusing list ना बन जाए। तो इस ब्रॉड आंसर को थीमेटिक सबहेडिंग्स के साथ कैसे स्ट्रक्चर करें? इसे ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट ए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑटोनॉमी सेफगार्ड्स। इसके अंडर 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और पैसा एक्ट डिस्कस करो। और बॉडी पार्ट बी? बॉडी पार्ट बी हो सकता है प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रोविजंस। यहाँ आर्टिकल 46, आर्टिकल्स 23 एंड 24, आर्टिकल 15(4) और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 को इंक्लूड करो। आर्टिकल 46 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और FRA जैसे स्टैट्यूटरी मेजर में रियल डिफरेंस क्या है? ये क्लैरिटी के लिए एक अच्छा सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। स्टैट्यूटरी मेजर पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक लॉ है, जबकि FRA एक पावरफुल लॉ है। इसकी इंस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आती है। दोनों को मेंशन करना एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ग्रेट डिस्टिंक्शन। बॉडी का तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट हो सकता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कल्चरल राइट्स। यहाँ आप आर्टिकल्स 330 और 332 के अंडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST अंडर आर्टिकल 338A और उनके कल्चरल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 को कवर करो। इतने सारे प्रोविजंस के बाद इफेक्टिवली कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दो। एक्नॉलेज करो कि फ्रेमवर्क कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स जैसे डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन को पॉइंट आउट करो। लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्यू। पॉज करके बोलने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर ट्राइब्स इंक्लूड द 5th and 6th शेड्यूल्स फॉर ऑटोनॉमी, आर्टिकल 46 फॉर डेवलपमेंट एंड आर्टिकल 330 फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। In short, the Constitution provides a multifaceted and robust safety net for scheduled tribes, covering administrative, economic, political, and cultural dimensions, though implementation remains the key challenge. Also from 2019, एक बहुत thought-provoking question. What has been the impact of non-Hindu religions on the emancipation of scheduled castes in India? 15M 2019. Broad micro theme: The role of religious conversion in the social and economic upliftment of scheduled castes. Heading: Beyond Caste, Religious Conversion and SC Emancipation. ये क्वेश्चन देखता है कि हिंदुइज्म के अलावा दूसरे रिलीजन्स ने कैसे सोशल मोबिलिटी, डिग्निटी और एम्पावरमेंट के रास्ते प्रोवाइड किए हैं उन शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जो ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम से बचना चाहते थे। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को बैलेंस्ड और एकेडमिक तरीके से कैसे अप्रोच करें? की है कि रिलीजियस जजमेंट्स देने के बजाय डॉक्यूमेंटेड सोशियो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पर फोकस करें। हम हर रिलीजन के रोल को डिस्कस करके आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बुद्धिज्म से शुरू करते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट था डॉक्टर BR अम्बेडकर का 1956 में मास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, जिसे धम्मा दीक्षा कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक पर्सनल रिलीजियस एक्ट था या एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी? ये एक इमेंसली पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये कास्ट हायरार्की का एक सिंबॉलिक और पब्लिक रिजेक्शन था जिसे डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुइज्म में इनहेरेंट मानते थे। ये शेड्यूल कास्ट्स के लिए एक नई डिग्निफाइड आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश थी। एक्सीलेंट पॉइंट। नेक्स्ट,
क्रिश्चियनिटी का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? क्रिश्चियनिटी ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में अपने मिशनरी एफर्ट्स के थ्रू इमेंसिपेशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया। स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करके उन्होंने एससी कम्युनिटीज को सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी के अपॉर्चुनिटीज दिए जो उन्हें अदरवाइज डिनाइड थे। और सिखिज्म और इस्लाम के इम्पैक्ट के बारे में क्या? सिखिज्म का कोर थियोलॉजिकल एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी और कास्ट का रिजेक्शन एक वेलकमिंग स्पिरिचुअल और सोशल स्पेस प्रोवाइड करता था। सिमिलरली इस्लाम का एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल बिलीवर्स एक ऑल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर ऑफर करता था। इस टॉपिक पर आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में समराइज करो कि ऑल्टरनेटिव रिलीजियस आइडेंटिटीज प्रोवाइड करके, सोशल जस्टिस एडवोकेट करके और एजुकेशन और एम्पावरमेंट के कॉन्क्रीट एवेन्यूज ऑफर करके नॉन हिंदू रिलीजन्स ने शेड्यूल कास्ट के एमेंसिपेशन की लंबी लड़ाई में एक प्रोफाउंड रोल प्ले किया है। लेट्स प्रैक्टिस। पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर्स कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वाज अ symbolic rejection of the caste system, while Christianity provided crucial avenues for education and healthcare for SCs. In short, non-Hindu religions have offered scheduled castes significant pathways to social emancipation by providing alternative identities, promoting egalitarian values, and creating opportunities for socio-economic upliftment. From 2018, एक बहुत specific 10 mark का। OBCs among non-Hindu communities, 10M 2018. Broad micro theme, the recognition of social and economic backwardness across religious lines. Heading Backwardness Beyond Religion, OBCs in Non-Hindu Communities। ये एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो इस इंपॉर्टेंट आइडिया पर बिल्ड करता है कि इंडिया में बैकवर्डनेस एक सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है, सिर्फ रिलीजियस नहीं। मंडल कमीशन ने खुद इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज किया था। तो नॉन हिंदू ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? की प्रिंसिपल ये है कि आइडेंटिफिकेशन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर बेस्ड है, रिलीजन पर नहीं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के लिए कम्युनिटीज को उनके रिलीजन के बावजूद आइडेंटिफाई और रिव्यू करती है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं। इस्लाम में इस्लाम के एगैलिटेरियन आइडियल्स के बावजूद साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट लाइक सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस यानी बिरादरीज एग्जिस्ट करती हैं। ट्रेडिशनल लो स्टेटस ऑक्यूपेशंस में लगे ग्रुप्स जैसे अंसारीज, वीवर्स और कुरैशीज, बुचर्स को ओबीसीज क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि वो मेजरेबल सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं। और क्रिश्चियंस, ये एक इंटरेस्टिंग और ऑनगोइंग डिबेट है। हाँ, कास्ट की लेगेसी जो कॉन्वर्ट्स अपने साथ लाएं उसकी वजह से कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज जैसे मुकुवर्स, केरला की एक फिशिंग कम्युनिटी, को ओबीसीज डेजिग्नेट किया गया है। लेकिन दलित क्रिश्चियंस जो शेड्यूल्ड कास्ट से कॉन्वर्ट्स हैं, उन्हें करंटली शेड्यूल्ड कास्ट बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया है। ये डिस्टिंक्शन इतना कंटेंशियस क्यों है? क्योंकि ये इस कंट्रोवर्शियल आइडिया पर बेस्ड है कि रिलीजन चेंज करने से कास्ट से जुड़ी सोशल डिसेबिलिटीज और स्टिग्मा पूरी तरह मिट जाता है। कई एक्टिविस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि सोशल स्टिग्मा और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन अक्सर फेथ के बावजूद जारी रहते हैं। और सिक्स के लिए? जबकि सिखिज्म कास्ट को स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है, प्रैक्टिस में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। रमदासीज जैसे ग्रुप्स को ओबीसीज कैटेगराइज किया जाता है और उन्हें पंजाब जैसे स्टेट्स में रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। इस आंसर को कंक्लूड कैसे करना चाहिए? कंक्लूड करो कि नॉन हिंदू कम्युनिटीज को ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करना सभी डिसएडवांटेज सिटीजन्स के लिए इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है। लेकिन न्यूआंस्ड पॉलिसीज की जरूरत है टू एड्रेस इंटरनल इनइक्वालिटीज और दलित कन्वर्ट्स के एक्सक्लूजन का अनरिजॉल्व्ड इशू। Practice Q. OBCs exist in non-Hindu communities like Muslims, Ansaris, and Christians, Mukwars, as backwardness is identified by socio-economic criteria, not religion. Realize that. In short, the OBC category rightly transcends religious lines to address socio-economic backwardness, though debates around the status of converts from SC communities persist. Next, 2017 से एक और comprehensive question. Discuss the constitutional safeguards for the scheduled caste, 15M 2017. Broad micro theme. A detailed discussion of the constitutional and legal framework for SC protection. Heading: The constitutional armor for scheduled castes. ये question repeat हुआ है, जो common है. यहाँ focus safeguards के comprehensive discussion और फिर एक sharp critical evaluation पर होना चाहिए. तो पहले पार्ट को जो सेफगार्ड्स लिस्ट करता है, कैसे स्ट्रक्चर करें? Thematic clusters use करना best है. Abolition of untouchability, Article 17. फिर affirmative action, Articles 14(4) and 16(4). फिर protective legislation, जिसमें Prevention of Atrocities Act. और फाइनली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जैसे NCSC और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अंडर आर्टिकल्स 330 एंड 332। आर्टिकल 17 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में मेन फंक्शनल डिफरेंस क्या है? ये की डिस्टिंक्शन है। आर्टिकल 17 एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल सेट करता है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एक डिटेल स्टैट्यूटरी लॉ है जो लीगल टीथ प्रोवाइड करता है। ये स्पेसिफिक ऑफेंसेस डिफाइन करता है, स्पेशल कोड सेटअप करता है। एक व्हाट है तो दूसरा हाउ है। परफेक्ट। आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन पार्ट के लिए की पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्या हैं? मैं 4 पॉइंट्स पर फोकस करूंगी। पहला, परसिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्राइम एग्जांपल है। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन गैप्स जैसे SC वेलफेयर के फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन। तीसरा, टोकनिज्म एंड इंटरनल डिस्पैरिटी, जहां रिजर्व सीट्स रियल पावर नहीं देती।
और चौथा जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। पॉलिटिकल टोकनिज्म इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली क्या है? ये सिर्फ इंक्लूसिव होने का एक सिंबॉलिक एफर्ट है। मतलब एक एससी रिप्रेजेंटेटिव को सीट तो मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। उनकी प्रेजेंस एक टोकन की तरह यूज होती है। इस आंसर को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूड करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन उनकी सक्सेस ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी और डीप रूटेड सोशल स्टिग्मा से अंडरमाइन हो जाती है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। Constitutional safeguards for SCs include Article 17, abolishing untouchability, and Article 16(4), reservations, but implementation is weak due to social stigma and political tokenism. In short, the constitutional architecture for SC protection is solid and robust, but the delivery mechanism is deeply flawed, requiring both urgent administrative reform and profound social change. Also from 2017, a 10 marker. Write short notes on other backward class. 10, 2017. Broad micro theme, a concise overview of the concept, identification, and challenges of OBCs. Heading: A snapshot of the other backward classes, OBCs. ये एक straightforward descriptive question है. Short note के लिए की है. Concise yet comprehensive होना. Clear definition से शुरू करो. OBCs are socially and educationally disadvantaged groups, जिनके लिए Constitution Articles 15(4) और 16(4) के अंडर स्पेशल प्रोविजंस देता है। एक शॉर्ट नोट के लिए बॉडी में कितने मेन पॉइंट्स होने चाहिए? 2 मेन सेक्शंस काफी हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ आर्टिकल 340 मंडल कमीशन का 27% रिजर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट मेंशन करो। और सेकंड सेक्शन होना चाहिए सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल एंड चैलेंजेस। यहाँ उनकी हेट्रोजेनिटी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, एजुकेशनल इनइक्वालिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ब्रीफली टच करो। ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर पर मेन डिबेट क्या है? डिबेट का कोर है इक्विटी। सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन के बेनिफिट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली एडवांस सेक्शंस को मिल रहे हैं, जिससे सबसे डिप्राइव्ड मेंबर्स पीछे रह जाते हैं। और एक शॉर्ट नोट के लिए एक पंची कंक्लूजन। एक सिंगल पावरफुल सेंटेंस बेस्ट रहेगा, जैसे while constitutional provisions have provided significant opportunities, underlying social stigmas and structural inequalities continue to impede the overall progress and uniform development of the OBCs. प्रैक्टिस क्यू, पॉज करके बोलिए। OBCs are identified based on the Mandal Commission's criteria with 27% reservation but face challenges like internal disparities due to the creamy layer. In short, OBCs are a diverse and heterogeneous group identified for affirmative action, but they continue to face significant socio-economic hurdles and the challenge of internal inequalities. एक और 2017 से एक 15 मार्कर ऑन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। Give a critical appraisal of any one tribal development program during 12th 5-year plan. Give suggestion for any improvement in the program. 15M 2017, broad micro theme, evaluation of the Van Bandhu Kalyan Yojana, VKY and suggestions for its improvement. हेडिंग वन बंधु कल्याण योजना VKY, अ क्रिटिकल अप्रेजल। ये एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। वन बंधु कल्याण योजना या VKY 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका एम ट्राइबल कम्युनिटीज का होलिस्टिक डेवलपमेंट था। एक गवर्नमेंट स्कीम को क्रिटिकली अप्रेज करने का मतलब क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। मतलब आप सिर्फ उसके अचीवमेंट्स लिस्ट नहीं कर सकते, आपको उसकी वीकनेसेस, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस और गैप्स को भी एनालाइज करना है और फिर इंप्रूवमेंट के लिए कॉन्क्रीट सजेशंस देने हैं। ओके, तो अप्रेजल से शुरू करते हैं। VKY के अचीवमेंट्स क्या थे? प्रोग्राम का फोकस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर था इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड। एक नोटेबल अचीवमेंट था एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का सपोर्ट। अब क्रिटिकल पार्ट, प्रोग्राम की मेजर लिमिटेशंस क्या थी? 3 मेजर थे। पहला, इनकंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन अलग अलग स्टेट्स में। दूसरा, नेग्लेक्ट ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स। प्रोग्राम ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA के इंप्लीमेंटेशन को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया। और तीसरा, टोकनिस्टिक पार्टिसिपेशन, जहां ट्राइबल कम्युनिटीज का प्लानिंग में लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था। तो इन क्रिटिसिज्म्स के बेसिस पर इंप्रूवमेंट के लिए लॉजिकल सजेशंस क्या हैं? सजेशंस फ्लॉज को डायरेक्टली एड्रेस करने चाहिए। पहला, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बाय एम्पावरिंग ग्राम सभास। दूसरा, FRA एनफोर्समेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाना। और तीसरा, एक एंथ्रोपोलॉजिकल एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करना। और कंक्लूजन कैसे फ्रेम करें? कंक्लूड करो कि VKY ने एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, लेकिन उसकी सक्सेस स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन और टैंजिबल सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर डिपेंड करती है। टाइम टू प्रैक्टिस, पॉज करके बोलिए। वन बंधु कल्याण योजना aimed for holistic tribal development but was limited by inconsistent implementation and neglect of the Forest Rights Act. Improvement requires genuine decentralization. In short, the VKY program had noble goals, but its impact was limited by serious implementation flaws, highlighting the need for a more decentralized, participatory, and rights-based approach to tribal development.
2016 से एक डिटेल्ड 20 मार्कर। Write in detail various provisions provided by the Constitution of India for the scheduled tribes under V and 6 schedules. 20M 2016 broad micro theme. A detailed comparative analysis of the 5th and the 6th schedules. Heading: 5th verse 6th schedule. A tale of two models for tribal governance. ये एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें 5th और 6th शेड्यूल्स का थरो कंपैरिजन जरूरी है। की है दोनों के प्रोविजंस को क्लियर करना और उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस को हाईलाइट करना। ऐसी डिटेल कंपैरिजन के लिए बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करें? मैं 3 क्लियर सेक्शंस रेकमेंड करूंगी। पार्ट ए, प्रोविजंस अंडर द 5th शेड्यूल। पार्ट बी, प्रोविजंस अंडर द 6th शेड्यूल। और पार्ट सी, अ कंपैरेटिव एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ओके, पार्ट ए, 5th शेड्यूल में की प्रोविजंस क्या हैं? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टैक, गवर्नर की एक्सटेंसिव रेगुलेटरी पावर्स टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड और उनकी अकाउंटेबिलिटी टू द प्रेसिडेंट, और इसे पैसा एक्ट से लिंक करना भी जरूरी है। और पार्ट बी, 6th शेड्यूल के हाइलाइट्स। हाईलाइट है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडीसीज का एस्टैब्लिशमेंट, उनकी सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डिटेल में बताओ और गवर्नर का ओवरसाइट रोल भी मेंशन करो। तो 5th और 6th शेड्यूल के बीच फिलॉसफी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यही को डिफरेंस है। 6th शेड्यूल एडीसीज के थ्रू बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी देता है। 5th शेड्यूल प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस्ड है, पावर गवर्नर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। एक मॉडल सेल्फ गवर्नेंस का है, दूसरा गार्डियनशिप का। और पार्ट सी, दोनों के कॉमन इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। यहाँ आप पैसा एक्ट का वीक इन्फोर्समेंट, ऑटोनोमस काउंसिल्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज मेंशन कर सकते हो। इस कंपैरिजन को कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड करो कि दोनों शेड्यूल्स क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो ट्राइबल गवर्नेंस की दो अलग फिलॉसफीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस ग्रासरूट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने पर डिपेंड करती है। Let's do the practice cue. Pause करके बोलिए. The 5th schedule provides protection primarily through the governor's powers, while the 6th schedule grants greater autonomy through autonomous district councils. In short, the 5th and 6th schedules offer two distinct constitutional models for tribal governance, one focused on executive protection and the other on legislative autonomy, both essential but facing significant implementation hurdles. Also, from 2016, a 20 marker asking for the root causes of exploitation. Examine the factors responsible for exploitation of scheduled castes in India, 20M 2016, broad micro theme, an analysis of the socio-religious, economic and political roots of caste-based exploitation. Heading: The roots of exploitation. Why SCs continue to suffer? ये क्वेश्चन एक्सप्लॉयटेशन के क्यों के बारे में है। हम फैक्टर्स को 3 कैटेगरीज में स्ट्रक्चर कर सकते हैं: सोशो रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिको लीगल। चलो, सोशो रिलीजियस फैक्टर्स से शुरू करते हैं। यहाँ की पॉइंट्स क्या है? प्राइमरी फैक्टर है कास्ट हायरार्की इटसेल्फ, जो हिस्टोरिकली प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जैसा सोशियोलॉजिस्ट लुइस डुमोंट ने डिस्क्राइब किया है। इस सिस्टम ने एससीज को पोल्यूटिंग ऑक्यूपेशंस में रेलिगेट करके एक्सप्लॉयटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। लुई डुमोंट जैसे सोशियोलॉजिस्ट को यूज करने से आंसर में क्या हेल्प मिलती है? ये एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देता है। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ रैंडम इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक सिस्टेमिक इशू है। इसे एकेडमिक रिगर ऐड होता है। एग्जैक्टली। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे बड़ा है लैंडलेसनेस। हिस्टोरिकली लैंड ओनरशिप से एक्सक्लूड किए जाने के कारण मेजॉरिटी ऑफ एससीज अपनी लाइवलीहुड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, अक्सर एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उन्हें बॉन्डेड लेबर जैसे प्रैक्टिसेस के लिए वल्नरेबल बनाती है। हाँ। और फाइनली पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स क्या हैं? 2 मेजर फैक्टर्स हैं। एक, कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज का प्रेवलेंस। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2021 में 50,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए। इसके साथ वीक लीगल एनफोर्समेंट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट का कन्विक्शन रेट बहुत लो है। और दूसरा, पॉलिटिकल टोकनिज्म। एनसीआरबी फिगर्स जैसे डेटा इंक्लूड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटा प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करता है। ये आपके आर्ग्यूमेंट को एक जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक एविडेंस बैक्ड क्लेम बना देता है। ऐसे डीप रूटेड फैक्टर्स के बारे में आंसर को कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूजन में स्टेट करो कि एससीज का एक्सप्लॉयटेशन एक मल्टी डिमेंशनल और डीपली एंट्रेंच प्रॉब्लम है, जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और स्टेट के फेलियर का इंटरसेक्शन है। टाइम टू प्रैक्टिस। पॉज करके बोलिए। The exploitation of SCs is rooted in the caste hierarchy's purity pollution concept, their economic landlessness, and the weak enforcement of protective laws like the Prevention of Atrocities Act. In short, the exploitation of scheduled castes is a deeply entrenched and systemic issue caused by a combination of historical social structures, economic dependency, and persistent politico-legal failures. 2015 से एक fascinating comparative question. Critically compare affirmative action of USA and protective discrimination for scheduled tribes in India, 15M 2015, broad micro theme. A comparative analysis of the affirmative action policies in the USA and India. Heading: USA's affirmative action versus India's protective discrimination. ये एक comparative question है।
बेस्ट तरीका है कंपैरिजन के लिए स्पेसिफिक पैरामीटर्स यूज करना ताकि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्लियर हो जाएं। दोनों के बीच पहला मेजर डिफरेंस क्या है? पहला है फाउंडेशनल डिफरेंस, जिसमें उनका ओरिजिन और टारगेट ग्रुप्स आते हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पीडी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट था। अफर्मेटिव एक्शन एए यूएस में 1960s के सिविल राइट्स मूवमेंट से निकला और प्राइमरीली रेस और जेंडर पर टारगेट करता है। उनकी लीगल स्टैंडिंग के बारे में क्या? ये एक क्रूशल डिफरेंस लगता है। बिल्कुल, ये सेकंड की पॉइंट है, लीगल मैंडेट। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है अंडर आर्टिकल्स 15(4) और 16(4). अफर्मेटिव एक्शन यूएस में लार्जली पॉलिसी बेस्ड है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और जुडिशियल रूलिंग्स जैसे बकी केस से शेप हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को लीगली स्ट्रॉन्गर क्यों माना जाता है? क्योंकि वो देश के सुप्रीम लॉ में एम्बेडेड है। उसे चैलेंज करना या डिसमेंटल करना एक पॉलिसी से ज्यादा मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एक ज्यादा परमानेंट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है? तीसरा पॉइंट हो सकता है ओवरसाइट मैकेनिज्म। इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। यूएस सिस्टम ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है और जुडिशरी पर हेवीली रिलाई करता है। इस कंपैरिजन को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूड करो कि इंडिया का सिस्टम एक स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, जबकि यूएस सिस्टम इक्वल अपॉर्चुनिटी पर ज्यादा फोकस करता है। दोनों सिस्टम्स को क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़ते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। पॉज करके बोलिए। India's protective discrimination is constitutionally mandated to address historical injustice based on caste and tribe, while the USA's affirmative action is policy-based to address discrimination based on race and gender. In short, while both India's protective discrimination and the US's affirmative action aim for social equity, they differ fundamentally in their constitutional basis, historical origin, target groups, and legal force. Also from 2015, we have a repeat question. Role of governor in 5th schedule areas, 10M 2015. Broad micro theme, constitutional governance and protective functions of the governor in the 5th schedule areas. Heading: The governor's pivotal role in 5th schedule areas. Recap. हाँ, ये टॉपिक एग्जामिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम की रोल्स को क्विकली रिकैप कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, गवर्नर इन एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है। उनकी पावर्स की दो मेन कैटेगरीज क्या हैं? पहली है रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इसमें उनकी पावर टू अडैप्ट लॉज और इंपॉर्टेंटली टू प्रिवेंट लैंड एलियनेशन। और सेकेंड कैटेगरी? दूसरी है एडवाइजरी एंड ओवरसाइट फंक्शंस। इसमें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टीएसी कॉन्स्टिट्यूट करना और प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट करना। ये रोल रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट पर चेक एंड बैलेंस की तरह कैसे काम करता है? ये स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक एक डायरेक्ट लाइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है और क्रिटिकली ये गवर्नर को स्टेट लॉज को फिल्टर करने की पावर देता है, एंश्योरिंग कि ट्राइबल इंटरेस्ट इग्नोर ना हो। परफेक्ट। तो कंक्लूजन होना चाहिए? कंक्लूजन में एम्फसाइज करो कि इस पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की इफेक्टिवनेस पूरी तरह से गवर्नर द्वारा इन पावर्स के प्रोएक्टिव, सेंसिटिव और डिलिजेंट एक्सरसाइज पर डिपेंड करती है। In short, the governor holds pivotal regulatory and oversight powers in 5th schedule areas, acting as a crucial constitutional safeguard for tribal autonomy and welfare. आगे बढ़ते हैं 2014, एक 20 मार्कर जिसमें क्रिटिकल आई की जरूरत है। Critically examine the constitutional provisions for safeguarding the interests of scheduled tribes in India. 20M 2014. Broad micro theme. A critical evaluation of the gap between constitutional promises and ground realities for STs. Heading: Tribal Safeguards, a critical look at the gap between law and life. ये एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन डायरेक्टिव की है। इसका मतलब है हमें प्रोविजंस की डिस्क्रिप्शन को उनके इंप्लीमेंटेशन गैप्स के शार्प एविडेंस बेस्ड एनालिसिस के साथ बैलेंस करना है। इसके लिए आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें? एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा, पहले प्रोविजंस को थीमेटिकली लिस्ट करना। सेक्शन ए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेफगार्ड्स, 5th, 6th शेड्यूल्स, पीसा। सेक्शन बी, इकोनॉमिक एंड सोशल सेफगार्ड्स, आर्टिकल 46, FRA। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन सी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, द इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। उस क्रिटिकल एग्जामिनेशन सेक्शन के अंडर कुछ पावरफुल एग्जांपल्स क्या हैं? डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉस के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर पेंडिंग क्लेम्स एक मेजर इशू है। और पॉलिसी और राइट्स के क्लैश के लिए नियमगिरी हिल्स में डोंगरियाकौंत ट्राइब का रेजिस्टेंस एक परफेक्ट केस स्टडी है। डोंगरियाकौंत केस इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक रेयर केस था जहां ट्राइब ने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सक्सेसफुली यूज करके अपनी सेक्रेड लैंड को प्रोटेक्ट किया। इससे पता चलता है कि ये लॉज काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काम करवाने के लिए इमेंस स्ट्रगल जरूरी है। तो इस क्रिटिकल एग्जामिनेशन को कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन में स्टेट करो कि जबकि एसटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रोबस्ट और विजनरी है, उनका एक्चुअल रियलाइजेशन पुअर इंप्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी और टॉप डाउन डेवलपमेंट मॉडल से हैम्पर होता है। प्रैक्टिस। क्यू टाइम।
Pause करके बोलिए. Provisions like the Fifth Schedule and the Forest Rights Act exist for STs, but their effectiveness is undermined by development-induced displacement, as seen in the Sardar Sarovar project. In short, the constitutional framework for protecting scheduled tribes is strong and comprehensive. But a critical examination reveals a deep chasm between the legal provisions on paper and their on-ground implementation. और फाइनली हमारा आखिरी क्वेश्चन 2013 से. Discuss the social disabilities suffered by scheduled castes. 15M 2013, Broad macro theme. an exploration of the various forms of social discrimination and barriers faced by SCs. Heading: The Sting of Caste. Social disabilities faced by SCs. ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली सोशल बैरियर्स और शेड्यूल्ड कास्ट द्वारा फेस किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन पर फोकस करता है. अलग-अलग डिसेबिलिटीज को सिस्टमैटिकली कवर करने के लिए आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें? हम इसे थीमेटिकली 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. पार्ट ए, सोशल एंड रिचुअल सेग्रीगेशन. यहाँ अनटचेबिलिटी, हाउसिंग सेग्रीगेशन इन दलित बस्तीज और कॉमन रिसोर्सेज से एक्सक्लूजन की बात करो. डॉक्टर अंबेडकर का कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट एक पावरफुल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है. सेकंड थीम क्या है? पार्ट बी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन एज अ सोशल डिसेबिलिटी. यहाँ ऑक्यूपेशनल स्टिग्मा डिस्कस करो, मैनुअल स्कैवेंजिंग का एग्जाम्पल यूज करके, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन जैसे मिड डे मील्स में सेग्रीगेशन और हिस्टोरिकल लैंडलेसनेस भी मेंशन करो. और तीसरी थीम? पार्ट सी, सिस्टमिक वायलेंस एंड पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी. यहाँ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज को हाईलाइट करो, खैरलांजी मैसेकर जैसे एग्जाम्पल के साथ, और पॉलिटिकल टोकनिज्म का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करो. पॉलिटिकल टोकनिज्म का एससी कम्युनिटी पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है? ये एम्पावरमेंट का एक धोखा क्रिएट करता है. कम्युनिटी को लग सकता है कि उनके पास रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास रियल पावर नहीं है तो सिस्टमिक इश्यूज अनएड्रेस्ड रहते हैं और स्टेटस को बना रहता है. इस डिफिकल्ट टॉपिक के लिए एक फिटिंग कंक्लूजन. कंक्लूजन में स्टेट करो कि ये सोशल डिसेबिलिटीज डीप रूटेड कास्ट आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स दोनों से सस्टेन होती हैं. इसलिए इन्हें मिटाने के लिए एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्ग लीगल एनफोर्समेंट और सोसाइटल माइंडसेट्स को बदलने की जरूरत है. आज के लिए आखिरी प्रैक्टिस क्यू. पॉज करके बोलिए. Social disabilities for SCs include ritual segregation like untouchability, occupational stigma like manual scavenging, and political tokenism. 2024 से 2013 तक marginalized communities के safeguard से जुड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे क्रूशल एस्पेक्ट्स को कवर किया है. डेफिनेटली. चलो एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं. हमारा ब्रॉड थीम था ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स कैसे एससीज, एसटीज और ओबीसीज के प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं. पहला बड़ा टेकअवे क्या है? पहला है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एससीज, एसटीज और ओबीसीज. हमने देखा कि आर्टिकल्स 15, 16, 17 जैसे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 46 जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और एनसीएससी, एनसीएसटी जैसे स्पेशल बॉडीज एक पावरफुल लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं. और सेकंड की टेकअवे? 2 मॉडल्स ऑफ ट्राइबल गवर्नेंस. हमने 5th शेड्यूल फॉर मेनलैंड इंडिया जो एक गार्डियनशिप का मॉडल है और 6th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट जो ऑटोनॉमी का मॉडल है थ्रू एडीसीज के बीच का डिफरेंस साफ समझा. टेकअवे नंबर 3, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सिस्टेंट चैलेंजेस. हमने मंडल कमीशन के थ्रू ओबीसी आइडेंटिफिकेशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जाना और इंपॉर्टेंटली देखा कि सारे लॉज के बावजूद एससीज और एसटीज लैंड एलियनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और पेसाफ्रा जैसे क्रिटिकल लॉज के पुअर इंप्लीमेंटेशन जैसे पर्सिस्टेंट इश्यूज फेस करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल टेकअवे? इंप्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग. हमारी पूरी चर्चा से सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि विजनरी लॉज बनाना एक बात है, लेकिन उनका इफेक्टिव, सेंसिटिव और सिंसियर इंप्लीमेंटेशन ही रियल चेंज लाता है. लॉ और रियलिटी के बीच का गैप सबसे बड़ा चैलेंज है. बिल्कुल सही. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसके आइडियल्स को जमीन पर कैसे उतारते हैं. इस पूरी चर्चा के बाद सभी लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट है. क्या लीगल सेफगार्ड्स और रिजर्वेशंस ही सोशल जस्टिस अचीव करने का फाइनल आंसर है, या हमें सोसाइटल माइंडसेट को बदलने के लिए कल्चरल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? थोड़ा सोच लो. एक बेहतरीन सवाल. इसका जवाब सिंपल नहीं है, पर सोचना जरूरी है. अगर आज का ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. उस फाइनल सवाल पर अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम जल्द ही एक और गहरी चर्चा के साथ वापस आएंगे. तब तक सीखते रहें और सोचते रहें.